तो इस वीडियो का जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा तो आपका इसका जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको आज या फिर कल जरूर से यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम को अगर ज्वाइन नहीं किए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लिए। जो भी मैथ बनाया जाए तो उसका PDF वहाँ पे तुरंत शेयर कर दिया जाता है, और वहाँ पे ज़्यादा जुड़ जाएंगे तो इसका जो साइंस का होता है उसका भी PDF वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले बार में हमने इसको छोड़ दिया था और यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ा चुके हैं। तो कुछ धातुएं जो होता है अधिक अभिक्रियाशील होती है, जैसे कि हम लोगों ने इसका टेबल भी देखा था, ठीक है। और कुछ कम धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन यानी इसको कैटायन बनाती है, अतः ये विद्युत धनात्मक होती है, ठीक है। तो कुछ धातुएं जो होता है वो अधिक अभिक्रियाशील होती है और कुछ कम होती है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ये होता है धातुएं जो होता है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन, जो भी धातु होते हैं वो अधिकतर वो जो इलेक्ट्रॉन होता है अपना, जो भी उसके अंतिम कक्षा में होते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अगर सोडियम की बात की जाए तो सोडियम 11 नंबर का तत्व है, ठीक है। 11 का इसके पहली कक्षा में 2 होता है, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को ये सभी का जो अपना जो लास्ट का कक्षा होता है उसमें 8 होना चाहिए, ठीक है, तब ये बैलेंस होते हैं। तो ये इसको 8 कब होगा, जब ये किसी को दे देगा तो बचेगा सिर्फ ये 8 लास्ट में। या फिर इसको चाहिए कितना 7 चाहिए, तो 7 तो कोई देगा नहीं, ज़्यादा कोई देगा नहीं, लेकिन ये एक किसी को देकर ये खुद बैलेंस हो सकता है। तो इसलिए जब ये एक किसी को देगा तो इसका मतलब किसी को दे रहा मतलब इसको इसके ऊपर प्लस होगा, ठीक है, प्लस चार्ज होगा, ये धन आयन होगा, ठीक है, अर्थात ये कैटायन बनाती है, ठीक है, क्योंकि ये त्याग कर रहा है। तो सभी अधिकतर धातु ऐसे होते हैं, कुछ धातुएं लेता भी है और देता भी है, ठीक है। तो यहाँ पे धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन यानी कैटायन बनाती है, अतः ये विद्युत धनात्मक होती है, ठीक। अधिक विद्युत धनात्मक जो होता है वो धातुएं अधिक अभिक्रियाशील और कम विद्युत धनात्मक जो होते हैं वो धातुएं कम अभिक्रियाशील होती है। धातु में कुछ सामान्य रासायनिक गुणों का वर्णन हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे कि हम लोग पहले में यहाँ पे देखें तो वायु या फिर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया देखेंगे। तो कोई भी धातु, जैसे सभी धातुएं जो होते हैं वायु या ऑक्सीजन के साथ एक तरह की अभिक्रिया नहीं करते, सभी अलग अलग करेंगे। कुछ धातुएं वायु या फिर ऑक्सीजन के साथ साधारण ताप पर ही अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, परंतु अधिकांश धातुएं जो होता है वो वायु एवं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे देखें तो आपका साधारण ताप पर शुष्क वायु या शुष्क ऑक्सीजन का सोडियम धातु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा बोल रहा है, किंतु जो आर्द्र होते हैं यानी नमी वाले वायु में इसकी सतह मलिन पड़ जाती है। इसका कारण है कि साधारण ताप पर ही सोडियम धातु वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सोडियम मोनोऑक्साइड बनाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ऐसा, ठीक है, कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सोडियम मोनोऑक्साइड बनाती है जो परत के रूप में धातु की सतह पर जम जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो शुष्क वायु होता है उस पर तो सोडियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि साधारण ताप पर ही इसका कारण है कि साधारण ताप पर ही सोडियम धातु वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सोडियम मोनोऑक्साइड बनाती है। तो इस पर आप इसके बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। तो ये आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है ऐसा साधारण तौर पर सोडियम मोनोऑक्साइड अर्थात एक ऑक्सीजन वाला ऑक्साइड बनाते हैं जो परत के रूप में धातु के ऊपर जम जाती है। जैसे कि यहाँ पे फार्मूला भी है, सोडियम ऑक्सीजन है और सोडियम मोनोऑक्साइड आपका अभिक्रिया हुआ। यहाँ पे देखिए इधर आपका 4 लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपका संतुलित किया गया, यहाँ पे 2 ही, एक्चुअली में 4 नहीं था और इससे अभिक्रिया हुआ तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा Na2O, ठीक है। ये होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये 2 मिलकर देगा, इसमें हम आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में। फिलहाल इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो इधर 2 सोडियम रहेगा तो इधर आपका एक ही है, इधर 2 है, ठीक है। और इधर ऑक्सीजन कितना है, तो इधर ऑक्सीजन देख रहे हैं 1 ही हुआ है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है, तो इसको तो हम 1 कर नहीं सकते ऑक्सीजन को, ठीक है। तो ऑक्सीजन को 1 नहीं कर सकते, इसलिए इसका आगे अगर 2 लिख दें तो ये ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन भी 2 हो गया लेकिन सोडियम 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है। ये अब बैलेंस हुआ। इसी अभिक्रिया से बचने के लिए सोडियम धातु को क्रोसिन में डुबाकर रखा जाता है, ठीक है। और इसको पानी में अगर डाल दे ठंडा पानी में तो ये तेजी से अभिक्रिया करता है। यहाँ पे मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर चकाचौंध करने वाली रोशनी उत्पन्न होती है तथा मैग्नीशियम वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे भी देखिए मैग्नीशियम, यहाँ पे 2 तो बैलेंस करने के बाद होगा, फिलहाल इतना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा
MgO। और यहाँ पे देखेंगे तो मैग्नीशियम के एक है, यहाँ पे भी एक है, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे एक ही है। इसको 2 बनाने के लिए आगे 2 से हम लोग गुना करेंगे, क्योंकि गुना आगे ही किया जाता है, नीचे हम नहीं लिख सकते, ऊपर लिखेंगे। अब ये 2 लिखे यहाँ पे, तो ये भी 2 हुआ और मैग्नीशियम भी 2 हो गया। तो मैग्नीशियम 2 हो गया, तो इधर भी 2 होना चाहिए, इधर 2 लिखेंगे, ठीक है, तब बैलेंस होगा। तो ये देखिए 2 गई है, 2 गई है, ये 2 आगे, इसका मतलब ये भी 2 गो और ऑक्सीजन भी 2 गो। तो इस प्रकार से ये बैलेंस। और यहाँ पे देखें लोहे से बनने वाले जो भी सामान है, जैसे बर्तनों, किलो, पेंचों, साइकिलों के रिम आदि के आर्द्र वायु में रखने पर उनके सतहों पर धीरे धीरे लाल भूरे रंग की एक ढीली परत बैठ जाती है, ठीक है। जंग, जैसे कि हम लोग जानते हैं, यह लाल भूरी परत लोहे का ही एक जलयोजित ऑक्साइड होती है, जिसे जंग कहते हैं। यदि जंग अर्थात ऑक्साइड की परत, ठीक है, को खुरच देते हैं तो इसके नीचे पुनः वही जो पहले वाले चमक होते हैं वही दिखाई पड़ती है। यहाँ पे देखिए लोहा है और यह ऑक्सीजन होना चाहिए जल युक्त, जल भी यहाँ पे है, ठीक है, दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पे लोहा जल युक्त ऑक्साइड बनाएगा, अर्थात ये जंग बनाएगा। इसका अर्थ है कि लोहे आर्द्र वायु के ऑक्सीजन एवं जल से धीरे धीरे अभिक्रिया कर वो जलयोजित लौ ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड बनाता है। यह जांचने के लिए इस ऑक्साइड या फिर जंग का स्वभाव अम्लीय है या फिर क्षारीय अंगीकृत यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। तो आप प्रयोग यहाँ पे देख लीजिए, आपका बुक में होगा। प्रयोग में कुछ नहीं होगा, यहाँ पे अगर ये स्वभाव अगर जांच कर रहा है कि अम्लीय है या फिर क्षारीय है, तो चूंकि जो धातु होता है वो तो आपका क्षारीय ही होता है, ठीक है। क्षारीय होगा तो उसमें लाल लिटमस पत्र को वहाँ पे डाला जाएगा तो वो नीला हो जाएगा, ठीक है, नीला हो जाएगा, अर्थात वो क्षारीय होगा। और जब अगर नीला को अगर डाला जाए तो अगर लाल हो जाए, इसका मतलब वो अम्लीय होता है, ठीक है। यहाँ पे जल से अभिक्रिया, तो विभिन्न धातुएं जो है विभिन्न दशाओं में जल से अभिक्रिया करती है। कुछ धातुएं साधारणतः पर ही ठंडा जल से साथ अभिक्रिया करती है तथा कुछ लाल तप्त अवस्था में जल को अपघटित करती है। सोडियम जो है, जैसे Na, पोटेशियम भी है, के और कैल्शियम आदि धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती है, ठीक है, तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम है, जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, ठीक है। और यहाँ पे उसी प्रकार पोटेशियम है, पोटेशियम और ठीक उसी प्रकार जल से अभिक्रिया होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। कैल्शियम ऑक्सीजन मतलब जल से होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। नीचे हम लोग देखते हैं यह अभिक्रिया सोडियम या पोटेशियम के साथ बड़ी तेजी से होती है। ये जो अभिक्रिया होता है वो सोडियम और पोटेशियम के साथ आपका तेजी से होता है, ठीक है। पीछे वाले हमने पीछे अगर वीडियो देखे हो तो आपको पता है किस तरह से विस्फोट होता है ये जल में डालने पर, हम लोग इसको दिखाए भी थे। तो कैल्शियम जल के साथ सोडियम की तरह तीव्र से अभिक्रिया नहीं करता है। कैल्शियम जो है जितना सोडियम करता है उतना कैल्शियम नहीं करता है। सोडियम की जल से अभिक्रिया को अंकित प्रयोग द्वारा दर्शा सकते हैं, तो इसका भी प्रयोग आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए अम्लों के साथ अभिक्रिया, तो यहाँ पे अम्ल के साथ अभिक्रिया होगा तो विभिन्न धातुओं की अम्लों के साथ भी विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। अधिकांश अभिक्रियाशील धातुएं जैसे मैग्नीशियम हो गया और जिंक हो गया, लोहा हो गया, तो एल्युमिनियम इत्यादि अम्लों से अभिक्रिया कर लवण बनाती है, ठीक है, और फिर हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न करती है। जैसे देखिए धातु अगर जल अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और हाइड्रोजन मुक्त करेगा। जैसे उदाहरण मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। और फिर व्यापारिक स्तर कि तनु हाइड्रोक्लोरिक HCl अम्ल से अभिक्रिया पहले यहाँ पे कराया जा रहा है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया होगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड एक लवण है, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। यहाँ पे आपको देख लिए कैल्शियम है तो कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। जिंक क्लोराइड बनाएगा और फिर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल से आप रिएक्शन कराएगा अगर तो मैग्नीशियम और ये सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल से आपका रिएक्शन हो रहा है। जिंक से उसी तरह सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन होगा तो आपका जिंक सल्फेट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो ये अम्ल के साथ होता है, ये लवण बना दिया, ये हाइड्रोजन गैस आपका मुक्त हो गया, ठीक है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में शायद पूछा जाए कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण, और फिर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखें धातुओं के अम्लों से अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का निकलना हम निम्नलिखित प्रयोग द्वारा इसको दर्शा सकते हैं। तो इसको आप खुद ही देख लीजिएगा। यहाँ पे चौथा में आपका क्या करा है कि आप क्षारकों के साथ अभिक्रिया होगा तो जस्ता एवं एल्युमिनियम यानी जिंक जो है वो कॉस्टिक क्षारों से अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, मतलब उससे क्षारकों से अभिक्रिया करके आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे यहाँ पे जिंक है, ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर मतलब कि हम रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे सोडियम जिंकेट बना हुआ है
हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। उसी प्रकार से एल्युमिनियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल है, तो यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट बना हुआ है और फिर हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है आपका क्षारीय रिएक्शन से, ठीक है। धातुओं के क्षारकों से अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का निकलना हम निम्नलिखित प्रयोग द्वारा भी दर्शा सकते हैं। तो हाइड्रोजन गैस में देखिए वहाँ पे आपका एक जलता हुआ कुछ ले जाया जाएगा, ठीक है, उसके जो मुंह होता है उस पर, और अगर वो पोप के साथ वो जलने लगेगा, ठीक है, आवाज़ के साथ, पोप की आवाज़ के साथ, तो पता चलेगा कि हाँ ये हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जलता है। तो ये प्रयोग आप देख लीजिएगा, और ज़्यादातर हाइड्रोजन प्रयोग में ऐसा ही प्रयोग होता है। धातुएं अन्य धातुओं को विस्थापित कर दे जाए, तो विस्थापित अभिक्रिया हम लोग पढ़े हैं कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होते हैं वो कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर देता है, धातु वहाँ से हटा देते हैं। जैसे कुछ धातुएं लवण के विलयन से धातु को विस्थापित कर देती है, ठीक है, और लवण विलयन से धातु के विस्थापन को हम प्रयोग 12 द्वारा दर्शा सकते हैं। तो इस 12 प्रयोग को आप देख लीजिएगा। फिलहाल हम विस्थापन से थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे वो लवण है कि नहीं यहाँ पे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम है एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कॉपर से भी, तो यहाँ पे देखिए कॉपर को ये विस्थापित कर दिया, यहाँ पे मैग्नीशियम आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर देगा, जिंक यहाँ पे आ जाएगा, जिंक सल्फेट बन गया, ठीक है। तो विस्थापित का मतलब ये होता है, हम आगे क्वेश्चन आंसर विस्थापित अभिक्रिया देखने वाले हैं। तो चलिए मिलता है आपसे अगले में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।